हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम अपनी टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ है उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस 2 पार्ट्स जो है उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में फुल चैप्टर रिवीजन सीरीज़ जो थी हमारी, उसके भी सभी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, हम जानते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। इस टाइप की कॉइल्स होती हैं जिसमें जब करंट फ्लो होता है ना, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हमें वही सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि जो ईएमएफ सेट हो जाता है ना, इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कितना हो रहा है इसे ही जब हम मेज़र करते हैं तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में मेज़र करते हैं, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड एज्यूम किया है जिसकी लेंथ है एल और जिसकी रेडियस है आर, जिसके टर्न्स की रेडियस है आर एक्चुअली, और करंट जो फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसे हमने माना है कैपिटल बी। ठीक है, हमने माना है कि यहाँ पर एल लेंथ है और पर यूनिट लेंथ टर्न जो है स्मॉल एल है, स्मॉल एन है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ में जितने टर्न थे और जो टोटल लेंथ है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा टर्न्स का। ये दो हमें इक्वेशंस याद रखनी है, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना इस करंट के कारण, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये आएगी B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू एन पी ए, जहाँ पर एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि हमने प्रीवियस अपने निकाली थी, कैपिटल एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, एन बी ए यहाँ पुट करी हमने, तो हमें फाई की वैल्यू मिल गई है ये। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है फाई इज इक्वल टू एल आई या फिर एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी और हमें जो सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन है वो ये मिल गया। आई से आई को कैंसिल करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर हमें स्मॉल एन के फॉर्म में मिला है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में मिला है। अगर हम इसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में निकालना चाहें तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल एन अपॉन में एल, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी एन की जगह, तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन ये मिल चुका है। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं डालना पड़ा होगा दिमाग पे, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये हो गया हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें जब लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर एमिट होती है ना, सॉरी स्ट्राइक करती है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पेज पर स्ट्राइक करी और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इन सबको उसने एनर्जी प्रोवाइड कर दी और ये एक्साइटेड होके एग्जिट कर गए, यहाँ से एमिट कर गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ना इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग आइंस्टाइन ने एक अपनी इक्वेशन दी थी जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, वो क्या था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में यही बताया था कि जो एनर्जी है ना, ये सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया था कि जो लाइट है ना ट्रैवल करती है फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, ये रे के फॉर्म में तो ट्रैवल करती है बट इसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल्स कौन से, एनर्जी बंडल्स होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एनर्जी बंडल्स हैं तो इनके पास एनर्जी होगी। एनर्जी की जो इक्वेशन दी थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें जो इक्वेशन मिली थी वो मिली थी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पर एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू है उस जो लाइट रे है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसे हम एक रिलेशन जानते हैं, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करो तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है। तो न्यू लैम्डा करेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने वेवलेंथ के फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या क्या है एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
अब देखिए, आइंस्टाइन ने यही बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो जो एनर्जी वो अपने साथ लेकर आ रही है ना, वो इस पार्टिकल को देती है, और वो एनर्जी ये पार्टिकल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये दो प्रकार से इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है ना, ये तो आप मान के चलिए कि इसे एक्साइट करने में, इसको एनर्जी एक्साइट करने में लग जाती है। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं, जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं मान के चलिए, तो अगर आपने किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं आप, और आपने 100 जूल एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तो क्या आपको 100 जूल एनर्जी का पानी गर्म मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। शुरुआत की कुछ एनर्जी जो है ना, जो उस बाउल को गर्म करने में लगेगी। ठीक है, उससे पहले वो बर्तन गर्म होगा, फिर वो हीट पानी तक पहुंचाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें जो एनर्जी है ना, पहले इस पूरे को पेज को एक्साइट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड है ना उनको फ्री करेगी, फिर जो बची हुई एनर्जी है ना, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यही दो एनर्जीज होती हैं। अब इन्हें यदि हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखें तो जो टोटल एनर्जी है ना, ये वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी जितनी इसको गर्म, जैसे वही एग्जांपल ले लें हम बाउल वाला, कि वो जितनी देर में गर्म होगा ना, फिर ही तो वो हीट पानी के मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाएगा। तो जितनी हीट वो ले रहा है ना, वही एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। ठीक है, और जो बची हुई एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। एग्जांपल के लिए 100 जूल आपने पानी गर्म करने के लिए यूज़ करे, तो आप मान के चल सकते हैं कि 15-20 जूल से तो वो बर्तन ही गर्म होगा। उसके बाद जो बची हुई 70-80 जूल एनर्जी है ना, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ठीक है, E = H न्यू, यदि ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नया टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वही है जिस प्रकार से वर्क फंक्शन था ना, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी उसे लगती है बाउल को गर्म होने में, वैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक्साइट होकर बाहर निकल पाएंगे, उसके पहले नहीं निकल पाएंगे, या उस फ्रीक्वेंसी से कम वाली वेव्स के लिए वो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है E = H न्यू नॉट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ट्रांसपोज करके फॉर्मूला निकाल देंगे, जो कि होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसीज के बीच के डिफरेंस के अंतर से। ठीक है, आई होप ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको एज इट इज़ अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पढ़ने का भी टेंशन नहीं है, आप सिंपली इसे ही मेमोराइज भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, या डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं, मैटर वेव्स भी बोलते हैं, और कंबाइंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि मैटर के साथ साथ हमेशा ही एक वेव अलाइन होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर के साथ हर मैटर जो है वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, उसके साथ भी एक वेव अलाइन होती है, जिसे उन्होंने नाम दिया मैटर वेव्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हम अभी देख चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमें पता चला था कि फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है E = H न्यू। ठीक है, अब आइंस्टीन की बहुत ही फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो होती है, उससे हमें पता है कि E होता है mc²। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है ना, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, H न्यू अपॉन में c²। ठीक है, अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपने देखा था कि न्यू और लैम्डा का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने न्यू की जगह पर c/λ पुट कर दिया, c/λ। ठीक है, तो यहाँ से हमें m की नई वैल्यू है वो मिल गई h/c⁴। ठीक है, अब हम जानते हैं मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन जो फोटॉन्स होते हैं ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो इनके लिए जो वेलोसिटी होगी ये c के बराबर हो जाएगी। ठीक है, v = c। तो यहाँ से जो मोमेंटम की इक्वेशन मिल जाएगी ना, ये मिल जाएगी mc, m की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें मोमेंटम की इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी h/λ, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ का रेशो होता है मोमेंटम के बराबर। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे हम रिलेशन देखने वाले हैं एनर्जी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ½mv²। अब यदि हम यहाँ पर दोनों साइड 2m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें हम, तो जो मोमेंटम की इक्वेशन है ना, ये मोमेंटम का स्क्वायर है, ये 2me के बराबर है, और मोमेंटम जो मिल जाएगा 2me²। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर उठाकर पुट कर दी और उसमें p की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें जो इक्वेशन मिल चुकी है ये है हमारी जो मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है और जो एनर्जी कैरी करती हैं उनके बीच में रिलेशन। ठीक है,
ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस पढ़ने हो तो आप इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और भी ढेर सारी चीज़ों के बीच में रिलेशंस हैं, वो सारे तैयार करके जाएं, साथ ही में इनके ग्राफ ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमें एक्चुअली रेडियस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, या फिर ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको प्रूफ करना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। यहाँ पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि बोहर थ्योरी जो थी, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसमें हमें पोस्टुलेट क्या मिला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ का एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो, या फिर इंटीजर मल्टीपल हो एच अपॉन 2 पाई का। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो एम वी आर की वैल्यू हमें रखनी है एन एच अपॉन 2 पाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये गोल तो किस कारण से घूम रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ही ये गोल घूम पा रहा है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स से पैदा हो रहा है? ठीक है, जैसा कि हमने, आपको याद होगा कि 11th क्लास में हमने पढ़े थे बैंकिंग ऑफ रोड, जहां पर जो गाड़ी टर्न करते हैं और जो गोल घूमने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है, वो किस फोर्स के कारण मिलता है? वो मिलता है हमें फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना, यहाँ पर जो उसे फोर्स मिल रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स के कारण ही वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन ईजिली ऑर्बिट में घूम पा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेट यदि हम कर दें तो यहाँ पर हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, और कूलोम्स लॉ से हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसे हमने k से लिखा है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 मतलब यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर हमने Z क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं भाई, हाइड्रोजन है तो अलग, हम कुछ और ले लें, हीलियम ले लें, पोटेशियम ले लें, कुछ भी यदि हम ले लेते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर Z की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, बाकी Q1 Q2 था तो यहाँ पर Q1 Q2 मतलब मैंने चार्ज का स्क्वायर कर दिया है, तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है v स्क्वायर की। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू निकालें तो हमें v की वैल्यू मिल जाती है ये। अब देखिए ये है v स्क्वायर, ये है v, तो यदि हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पर पुट कर दें तो हमें रेडियस की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए एम वी स्क्वायर को हमने ये एम वी स्क्वायर जो था ना, उसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, एम को मैं यहाँ ले गया। अब यहाँ पर v की जो वैल्यू थी ना, ये पुट कर दी स्क्वायर करके, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलती है। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर करके यहाँ पर पुट कर दिया। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दी। ठीक है, ये r से r कैंसिल हो रहा था तो मैंने r कैंसिल कर दिया, और एट लास्ट हमें r की ही वैल्यू कैलकुलेट कर दी है रेडियस की, तो r को मैं यहाँ ले गया और बाकी सारी चीज़ें एक साइड कर दी। ठीक है, तो ये हमें मिल चुकी है r का, r के लिए एक्सप्रेशन मिल चुका है। ठीक है, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल से एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस होता है। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था कि ये सिर्फ z इज इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए ही डिफाइन था, बाकी सब पे तो ये फेल हो जाता था। तो यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, आपसे क्वेश्चन में यदि स्पेसिफिक पूछा जाए कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए समझाएं, तो आपको z की जगह 1 पुट कर देना है, तो आपको मिल जाएगी एक एक्सप्रेशन। यहाँ पर सारी चीज़ों को आप कॉन्स्टेंट मान लें, इतनी सारी चीज़ों को n स्क्वायर को छोड़ के, तो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मिल जाता है, जिससे हमने प्रूफ कर दिया कि जो रेडियस है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रूव दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप एग्जाम में इसको पढ़कर जा रहे हैं तो ज़रूर आप इसको एक आध दो बार बना कर देख लें। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको इसको कई बार मिटाना पड़ेगा, कई सारी गलतियाँ होंगी, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। जितने में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बच्चे उतनी देर में सिर्फ डायग्राम ही बना पाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने टीवी में, ऐड में कई जगह देखा होगा, लैब्स में ये हमेशा यूज़ होती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ये लेंस है हमारा आई पीस, जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है थोड़ा सा छोटा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी थोड़ी सी कम होती है। हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है वो होता है अल्फ़ा, और जो इमेज के साथ एंगल बनता है वो होता है बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस के थोड़ा सा पीछे, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमें जो इमेज मिल रही है यहाँ पर कर्वेचर के आगे मिल रही है।
ठीक है। अब ये इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और यहाँ पर लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन वाला सिक्स्थ केस है ना वो लग जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया है, ए डैश बी डैश फर्स्ट इमेज मिली है और ये सेकंड वाले जो आई पीस लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो हमें फाइनल इमेज मिल रही है वो मिल रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, एफ ओ एफ ई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो से भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के रेशो से भी निकाल सकते हैं, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट का रेशो लेकर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल्स की हेल्प लेकर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इमेज का एंगल माना है बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल माना है अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। हम जानते हैं कि छोटे छोटे एंगल्स यदि होते हैं तो यहाँ पर हम थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो बीटा को टेन बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर ए बी और बेस क्या हो गया डी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो अल्फा एंगल बन रहा है ना ये कब बन रहा है, जब आपका ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो टेन बीटा की दूरी कितनी बचेगी, यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं, क्या आई पीस है ना ये वाला, इसे ई दे देते हैं, इसे ओ दे देते हैं। ठीक, तो जो हमारा टेन बीटा है, टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए डैश ई डबल डैश बी डबल डैश, इमेज की बात कर रहे हैं हम तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में, तो हमें जो रेशो मिल जाएगा ना डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशो मिल जाएगा ये मिल जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश। ठीक है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर था ना इसका दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि हम इसे आगे पीछे करके लिखें, मतलब ए डैश बी डैश को इसके अपॉन में भी लिख लें और ए डैश बी डैश को इसके न्यूमेरेटर में लिख लें, तो जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ना ये मिल जाएगा एम ई अपॉन में एम ओ, मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, मतलब इसके मैग्नीफिकेशन के बराबर मल्टीप्लिकेशन में ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब इसका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, कैसे मिल जाएगा, इमेज अपॉन मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, तो एच डैश मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज, तो सॉरी एच डैश मतलब फाइनल इमेज, तो इमेज की हाइट कितनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है यहाँ पर ए डैश बी डैश है। ठीक है, मतलब सिर्फ आई पीस की बात करें तो अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बी और यहाँ पर इमेज है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया दोनों लेंस के टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे वी अपॉन यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के फॉर्मूले के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट हमने माना है डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ए बी डैश क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया हमारा डी अपॉन यू बी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसे हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हमने दी है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो केसेस लेकर के चलने हैं, जब आपकी जो इमेज बन रही है ना ये डी डिस्टेंस पर बने, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ है लेकिन इमेज भी अगर आपकी डी डिस्टेंस पर बनाना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने लेंस फार्मूला लिया, लेंस फार्मूले को आपने फर्दर सॉल्व करते गए, सारी वैल्यूज पुट कर दी। कैसे पुट कर दी, यहाँ पर वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन सी होता है, तो यहाँ पर आपने एफ के साथ एक्सप्रेशन लिखा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये तो इमेज है जो डी डिस्टेंस पे बन रही है हमने माना है, फोकल लेंथ हमने मानी एफ की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू ई है। ठीक है, बस इसे हम फर्दर सॉल्व करते गए। हमने एक नई चीज़ क्या करी कि ऊपर डी का मल्टीप्लाई कर दिया है, डी का मल्टीप्लाई करने से ये डी तो कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन यू ई की वैल्यू हमें मिल चुकी है ये। ठीक है, ये वैल्यू आई डी अपॉन यू ई की, तो डी अपॉन यू ई यदि हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में पुट कर दें ना तो हमें फाइनल मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। कब, जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। सेकंड केस है जब हमारी जो इमेज है ना ये बन रही है इन्फिनिटी पे, मतलब ये जो लाइट रेज है ना ये कहीं जाकर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो इस केस में जो हमें पता है कि इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट ना फोकस पर रखा हो, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लेंगे फोकल लेंथ के बराबर, तो जो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा ना यू ई की जगह एफ ई हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन विथ डायग्राम। ठीक है, ये आ गया तो आपको एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देखने वाले हैं पी एन जंक्शन डायोड आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड को हम समझने वाले हैं। तो देखिए ये एक हमने प्योर इंट्रिंसिक क्रिस्टल लिया था जिसमें कि हमने हाफ में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया है, मतलब कुछ इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स कर दी इंट्रिंसिक में, और यहाँ पर हमने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दी, यहाँ पर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी और यहाँ पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी। हम जानते हैं जहाँ पर हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक क्रिस्टल में तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है,
और जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जैसे ही मतलब इनको हम साथ में रखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं क्योंकि इन पे अलग अलग चार्जेस हैं। पी वाले साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है होल्स, और एन साइड वाले सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट नेचर है दोनों का, तो ये अट्रैक्ट होंगे और डिफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूज होते जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं और चार्जेस के मूव होने से क्या बनता है, करंट, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ध्यान रखिएगा कि चार्जेस जब डिफ्यूज होते हैं ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज होते हैं तो डिफ्यूजन करंट फ्लो करवाते हैं जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या माना कि खूब सारे डिफ्यूज होते गए होते गए होते गए। अब जो पी साइड है ना, पी साइड पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था और एन साइड पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब पी साइड से होल्स डिफ्यूज हो गए हैं तो यहाँ पर जो नेट चार्ज बचेगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है पी साइड पे। सिमिलरली जो एन साइड है ना, यहाँ से खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के उधर गए डिफ्यूज होने के लिए, तो यहाँ पर जो नेट चार्ज बचा ये पॉजिटिव चार्ज बचा, तो यहाँ पर ना एक पोटेंशियल डिफरेंस ब्रेक बन जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है जो कि अब चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा। जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे ना, तो ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और फ्लो नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले यहाँ पर जो होल्स है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड में, ये इस नेगेटिव टर्मिनल वाली जो प्लेट है इससे रिपेल होंगे। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो अब फ्लो कर ही नहीं सकते, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब जैसे कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और एन साइड में होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब यहाँ के होल्स तो इस एन प्लेट से अट्रैक्ट होंगे, लोअर टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट होंगे, तो ये मूव करने लग जाते हैं। अब तो यहाँ पर एक करंट जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू का होता है। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल देख रहे हैं आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बन गया है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता है और ये एक पोटेंशियल के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पर जब ये चार्जेस डिफ्यूज हुए थे तो इन्होंने एक इमोबाइल आयंस की एक परत टाइप की बना ली थी जिसने इन चार्जेस को आगे बढ़ने से रोका था। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। आपने इसके बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। इमोबाइल आयंस होते हैं जिसके कारण क्या है कि ये और ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, चार्जेस मूव नहीं करते, डिफ्यूज़ हो जाते, इस तरीके से सॉलिड हो गए। ठीक है, तो ये होती है डिप्लीशन लेयर, ये होता है पोटेंशियल बैरियर। आई होप आपको पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग समझ में आ गई होगी। 3 से 4 पॉइंट्स में आप बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बोनस टिप आपको यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर हम इसे 2 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है फॉरवर्ड वाइसिंग, जिसमें हम पी साइड सेमीकंडक्टर जो है ना, उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। वहीं पर जो रिवर्स वाइसिंग होती है ना, उसमें हम पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फॉरवर्ड वाइसिंग है ना, इसमें तो बढ़िया करंट फ्लो हो रहा है और पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही कम रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रहा है। लेकिन जो रिवर्स बायसिंग है ना, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है और बहुत ही कम है और बल्कि ना के बराबर है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं ना, ये नॉर्मली रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराते हैं, लेकिन एक फिक्स वैल्यू पे करंट फ्लो करा देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखने वाले हैं रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो देखिए, रेक्टिफायर होते हैं ऐसे डिवाइसेस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर में जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी तो भाई डीसी करंट से चार्ज होगी, लेकिन हम तो बिजली से प्लग लगाकर उसे एसी दे रहे हैं। तो बीच में जो इन्वर्टर जो डब्बा होता है ना, यूपीएस, वो यही काम करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है ना उससे डायरेक्ट करंट में बदलता है और बैटरी का पेट भर देता है। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन जो ट्रायंगल है ना, ये पी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डंडा एन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम इसे इस तरीके से मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे ना, तो ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा और करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। लेकिन जब इसी पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मतलब रिवर्स बायस में जोड़ देंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दिए और पॉजिटिव प्लेट को एन से जोड़ दिए, तो ये करंट फ्लो ही नहीं होने देता है। ठीक है, इस कंडीशन में करंट ही फ्लो नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करता है, करंट यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, यही होता है रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करते हैं, रिवर्स बायस में नहीं करते।
अब देखिए जो रेक्टिफायर्स होते हैं ना ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या देखते हैं कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता ही है, ट्रांसफार्मर वाली कॉइल लगी होती है, लेकिन जो हम अगर पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये हमने ऊपर देख लिया है कि भाई यहाँ पर जब तक ये फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन में रहेगा तब तक यहाँ से करंट फ्लो होगा, और जब जैसे ये रिवर्स वाइज में आएगा यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो आप चलिए अच्छा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई, सेकेंडरी कॉइल में करंट बना, करंट यहाँ से आगे बढ़ा। अब देखिए जब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है ना इस तरीके से चलता है, पहले हाफ गया फिर अपोजिट हाफ गया, मतलब नेगेटिव हाफ गया। मतलब यदि यहाँ पर पहले पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, बदले में जब ये नीचे जाएगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बदलेगा साइकिल के साथ, फिर थोड़ी देर बाद बदलेगा, फिर थोड़ी देर बाद बदलेगा। इस तरीके से यहाँ पर टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं। अब जिस समय ये टर्मिनल पॉजिटिव वाला टर्मिनल पी से कनेक्ट होगा ना, मतलब ये वाला सेटअप बनेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब आपको आउटपुट मिला। फिर यहाँ टर्मिनल चेंज हुआ, अब यहाँ नेगेटिव आ गया, मतलब हम नेगेटिव साइड एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या है कि देखिए ये वाला सेटअप बन गया, माइनस वाला अगर इस पी से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इनपुट तो आपने दिया था नीचे भी, लेकिन आपको आउटपुट में नीचे कुछ नहीं मिला। तीसरा केस, जब वापस से यहाँ पर प्लस टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पर माइनस टर्मिनल आ जाएगा तो यहाँ पर फिर करंट फ्लो होने लग जाएगा और यहाँ पर आपको इस बहाने फिर से आउटपुट मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमको फिर एक वेव मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हाफ ऑफ वेव के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता रहता है, इसलिए इस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसी के आ रहे हैं बड़े भैया जिनका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का इतना सेटअप तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हम दो पीएन जंक्शन डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सपोज करके चले कि पहले जो हाफ है, फर्स्ट हाफ जो है ये इनपुट साइकिल है ना, यहाँ पर जो इनपुट दिया हमने उसमें पहले यहाँ पर बना पॉजिटिव टर्मिनल बना और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बना। तो यहाँ पर जो करंट है ना ये पी साइड से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव साइड पी से कनेक्ट है तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा और यहाँ से इस तरीके का आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पर करंट दो भागों में बढ़ जाएगा, करंट नीचे भी आएगा यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एन साइड आ गया, मतलब रिवर्स बायस वाला सेटअप बन गया, तो ये करंट यहाँ से तो जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता, करंट ही आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब जो आउटपुट मिलेगा आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसके कारण कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जो पहला आउटपुट आपको मिला ये D1 के कारण मिला, क्योंकि सिर्फ ये फॉरवर्ड वाइस में था। अब सेकंड साइकिल मतलब ये वाली साइकिल में क्या होगा कि नीचे पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। अब नीचे पॉजिटिव टर्मिनल बन गया मतलब करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो हुआ, पी से गुजर के एन से निकलते हुए आगे चला गया करंट। अब यहाँ से फिर दो भागों में बढ़ जाएगा करंट। पहला भाग तो आपका गया रेजिस्टेंस पे जिसने आउटपुट दिया, और दूसरा भाग आपका गया यहाँ पर एन साइड में। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से करंट चल के इस एन साइड पे जा रहा है, तो ये तो रिवर्स बायस वाला सेटअप है। रिवर्स बायस वाले सेटअप में यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो सिर्फ इसके कारण मिलेगा, D2 के कारण R पे मिलेगा। सिमिलरली जब ये पॉजिटिव बना तो यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ आया, आउटपुट मिला, यहाँ से कुछ करंट नहीं फ्लो हुआ। चौथा वाला यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ तो जा नहीं पाएगा, यहीं चला जाएगा और आउटपुट दे देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दो डायोड होने के कारण आपको फुल वेव्स मतलब नीचे ना मिल के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड तो भले समय के साथ साथ चेंज हो रही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ही चलती जा रही है। ठीक है, आई होप आपको एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रेक्टिफायर क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था। ठीक है, बस आपको वर्ड्स में ये वर्डिंग एक्सप्लेन करते आनी चाहिए पूरी, यदि आपको वर्किंग आती है तो आप अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में देख चुके थे कि दो लेंस का एक सेटअप होता है, बस वहाँ पर और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना ये साइज़ में बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है, वहाँ पर आईपीस लेंस बड़ा होता था और ऑब्जेक्टिव छोटा होता था। अब जो लेंस बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए आपको याद रखना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है आईपीस लेंस के मुकाबले। यहाँ पर है आपकी ये वाला लेंस है आईपीस लेंस। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आधी देर में ही समझ में आ जाएगा। वही हमने मैग्नीफिकेशन निकाला बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, जो कि इमेज फाइनल इमेज से जो एंगल बन रहा है, और अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है उससे एंगल बन रहा है। ठीक है, इन दोनों की हमने वैल्यूज़ निकालनी ट्राइंगल्स में से। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, यही परपेंडिकुलर सेम है इस बार है ना, हमारा ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है, यहीं पर अल्फ़ा हमने बनाया है और यहीं पर बीटा बनाया है। तो हमने अल्फ़ा मतलब
अगर अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे हैं तो छोटे छोटे एंगल्स की वैल्यू हम टेन के साथ ले सकते हैं। अल्फ़ा है अगर बहुत छोटा तो हम उसे टेन अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली टेन अल्फ़ा टेन बीटा के फॉर्म में। अब हमने यहाँ पर एम की इक्वेशन में पुट करी तो जो हमें फॉर्मूला मिल गया है वो मिल गया है ये। यहाँ पर ए वन बी वन क्योंकि यहाँ कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें फॉर्मूला मिला वो मिला B1O अपॉन में B1E। अब हम देखते हैं कि B1O क्या है। B1O मतलब यहाँ पर इमेज बन रही है, ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो हमने लिख दिया FO। और जो हमारा B1E है, B1E मतलब इमेज डिस्टेंस, ये सॉरी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हो गया U के फॉर्म में है ना। तो UE इसे हम लिखेंगे और ये लेंस के लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो तो राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव में रहेगी, लेकिन इस लेंस के लिए आईपीस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर U हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डेरिवेशन अभी 50% सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसके भी दो केसेस लेने पड़ते हैं। पहला केस, जब जो इमेज है ना ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बने, मतलब ये जो लाइट रेज जा रही है ना ये कहीं इंटरसेक्ट ही ना करें। इस केस में हम जानते हैं कि अगर आपने लेंस के 6 केसेस पढ़े होंगे इमेज फॉर्मेशन वाले कॉन्वेक्स लेंस के, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रखा हुआ हो। तो यहाँ पर जो आपका UE था ना ऑब्जेक्ट, ये हम सपोज कर लेते हैं कि फोकल लेंथ पर रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है। तो जो हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाता है ये मिलता है माइनस FO अपॉन माइनस में FE, ठीक है। सेकंड केस जैसा जस्ट हमने वहाँ पर करा था, इनफाइनाइट हमने इन्फिनिटी पर इमेज निकाली थी तो उसके लिए UE इक्वल टू FE कर दिया था, वहाँ पर भी यही किया था हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर अब हम निकालने वाले हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन पर यदि इमेज बने तो उसके लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में सिंपली हमने लेंस फार्मूला लिखा है। लेंस फार्मूला में हमने बस ये सब वैल्यूज पुट कर दी हैं कि जो इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है तो यहाँ पर V की जगह हम D रख देंगे, लेकिन माइनस का रखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो -C साइन आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमने यहाँ पर अपने मन से FO का ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है ना, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो जो हमें FO अपॉन UE की वैल्यू मिल चुकी है वो ये है, ठीक है। FO अपॉन UE में हमने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट करी और हमें जो फाइनल फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो ये मिल जाता है, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए यदि आपसे बोला जाए कि भाई फाइनल एक्सप्रेशन डिराइव करें तो आपको ये दोनों ही केसेस के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों ही आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आखिर होती क्या है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक हैवियर न्यूक्लियाई जब अनबैलेंस हो जाती है ना, या जिसमें हम कह लें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि ज़्यादा हो जाएं तो ये जो न्यूक्लियस है ना ये अनस्टेबल होने लगता है, और अनस्टेबल होने के कारण ये अपने से छोटे लाइटर न्यूक्लियाइज में टूट जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का टूटकर दो या दो से ज़्यादा भागों में बंट जाना कहलाता है न्यूक्लियर फिजन। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाना पड़ता है। तो ये हमने एग्जांपल के लिए लिया यूरेनियम 235, जिसपे हमने एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवा दिया। तो इसने क्या किया, ये जो यूरेनियम था ना इसको ब्रेक कर दिया बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। ये हैं इन दोनों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ ही में हमें जो अलग से मिल जाता है आउटपुट में, ये मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। मतलब ये तो एक चेन बन गई, आप ऐसा कह लें कि भाई थैंक यू मत बोलो, बदले में 3 की मदद करो, फिर वो 3 की मदद करेंगे, वैसे ही मतलब 1 की मदद करो वो 3 की मदद करेगा, ठीक है। 1 न्यूट्रॉन से आपने काम चालू किया, बदले में 3 आपको वापस मिल गए। अब ये 3 काम चालू करेंगे तो बदले में 9 वापस मिलेंगे। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलती चली जाएगी। साथ ही में आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में। इसी प्रिंसिपल पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का फिजन से बिल्कुल अपोजिट फंडा रहता है। यहाँ पर छोटी छोटी न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है। दो हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो बदले में जैसे इन्हें हीलियम न्यूक्लियस को बना लिया है। हीलियम न्यूक्लियस के साथ साथ ये कुछ एनर्जी भी डिसिपिएट करते हैं, ठीक है। और इसी एनर्जी के लिए तो हम ये सारी प्रोसेस करवाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि स्टार्स, मतलब CBSE एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट ही पूछा, उन्होंने पूछा था कि स्टार्स पर कौन सी रिएक्शन होती है न्यूक्लियस से संबंधित, तो वहाँ पर आंसर था न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हैं कि सन पर भी यही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसके कारण उसके पास इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में कुछ डिफरेंसेस।
तो देखिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है ना, इनमें एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, साथ ही में हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, इसमें एक हैवी इसमें जो दो स्मॉलर न्यूक्लियाइज होते हैं ना, ये मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं, साथ ही में हमें बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पॉसिबल होती है। कौन सी? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना, इन्हें करवाने के लिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर अटेन करना होता है, जो कि सन या स्टार्स में इजीली अवेलेबल है। इसलिए फ्यूजन रिएक्शन सन पर इजीली होती हैं, स्टार्स पर इजीली हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो डिफरेंस है ना, कि सिंपल सी बात है कि जो फिज़न है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन फ्यूज़न में उतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती है। न्यूमेरिकली आप बोलें तो फिज़न में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन फ्यूज़न में ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, तो ये आपके हो चुके हैं क्वेश्चंस क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ बोनस क्वेश्चंस देखते हैं, दो। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइगन्स की सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ह्यूगन ने हमें सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि देखिए वेव फ्रंट, मतलब आपको यदि पता ही होगा वेव फ्रंट क्या है, एक लोकस होता है। लोकस बोले तो कलेक्शन ऑफ ऐसे पार्टिकल्स जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यदि हम पत्थर को पानी में फेंके तो एक वेव बनती है, चारों तरफ बराबर स्पीड से आगे बढ़ती है, बराबर दूरी चलती है, साथ में क्रस्ट बनता है, साथ में ट्रफ बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो जितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, वो सारे उन सभी का कलेक्शन जो है ना, वो वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो हमें क्या बताता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं खुद, ये वेव फ्रंट में एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करते हैं और अगले डिस्टर्बेंस को खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ईच पॉइंट इन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स द न्यू वेव्स, मतलब ये खुद के डिस्टर्बेंस से वेव क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ना, जो नया वेव फ्रंट बना है, उसकी वेलोसिटी जो होती है ना, चारों तरफ सेम होती है, ओरिजिनल वेव्स के बराबर होती है। जो स्टार्टिंग वाली जो थी ना, उसी के बराबर होगी वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट स्लो हुई थी, तेज आगे तेज होती गई, सेम वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि यदि आप इन सभी डिस्टर्बेंसेस जैसे P1, P2, P3, P4, P5 जो डिस्टर्बेंसेस है ना, इन सभी की सरफेस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको अगले बनने वाले वेव फ्रंट की किस डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है वो पता चल जाता है। ठीक है ना, उसी इंस्टेंट में आपको पता चल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल डिस्टर्बेंस जो हुआ एज सब्जेक्ट से निकला हुआ वो तो यहाँ पर आया, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे बढ़ा तो नए पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए और फिर उन्होंने अपने आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेवलेट्स बनती हैं इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं बनी, दूसरे पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए, फिर उनने डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यही वेवलेट्स कहलाते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये हमने जो तीन देखे ना, ये थे हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के पोस्टुलेट्स। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, वैसे तो बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि हम जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है ना, जो बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं समझा पाया था, वो था कि भाई हाइड्रोजन एटम्स के लिए तो इसने सारी चीज़ें बढ़िया से एक्सप्लेन करी, लेकिन हाइड्रोजन से बड़े मतलब जिनमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एटम्स के लिए ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें हमें स्पेक्ट्रल लाइन का एक पैटर्न मिला था। ठीक है, लेकिन जो बोहर एटॉमिक मॉडल था ना, ये इसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, हाइड्रोजन के ही। ठीक है ना, बाकियों के तो आप छोड़िए, हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइंस आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्विच करता है अलग अलग लेवल्स पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं, बदले में हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज को ये समझा ही नहीं पा रहा था कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। ठीक है, चौथा ये है कि जब हम किसी एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं ना, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस के शेप में कुछ चेंज आ जाता है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। लेकिन यदि उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस में चेंज आता है ना, उसे हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल ये दोनों ही इफेक्ट को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा लिमिटेशन है, इसमें हम देखते हैं कि जो रिडवर कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू थी ना, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट ऑब्टेन हो रही थी। ठीक है,
तो ये तो हो गए हमारे बोहर एटॉमिक मॉडल के 5 लिमिटेशंस। एकदम इजी वे में आप एज इट इज इनको एग्जाम में यदि लिख के आते हैं तो आपको गारंटी है 100% मार्क्स मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में आने वाला डिफरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आई होप आपको डिटेल में पता हो, उस टॉपिक पर हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस आपको अगर पता है या नहीं भी पता है ना, तो आपका बहुत ही अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस आखिर क्या होता है? इंटरफेरेंस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेव फ्रंट यदि आ रहे हैं ना, तो मतलब दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज से चलकर आ रहे हैं, तो ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं। बदले में इनकी इंटेंसिटीज ऐड भी हो सकती हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है इंटरफेरेंस। लेकिन जो डिफ्रैक्शन होता है ना, इसमें भी देखने को तो हमें सुपर इम्पोजिशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सुपर पोजिशन हो रहा है ना, ये जो सेकेंडरी वेवलेट चल के आ रही है ना, सेम लाइट सोर्स से चलकर आ रही है। ठीक है, इनका सोर्स सेम है। यहाँ पर सोर्स भी डिफरेंट होता था इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में जो हमें फ्रिंजेस का जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही सटीक देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर उनकी जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई एकदम सेम होती है, जितनी चौड़ी डार्क फ्रिंज है उतनी चौड़ी ब्राइट फ्रिंज है। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस है ना, ये इनकी विड्थ सेम नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस होती है ना, इनकी इंटेंसिटी भी एकदम सेम होती है। मतलब यदि एक ब्राइट फ्रिंज जितनी ब्राइट है ना, बाकी फ्रिंजेस भी उतनी ब्राइट होंगी। सिमिलरली डार्क के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटीज है ना, ये भी अलग अलग हो जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब इनका अरेंजमेंट और इनका एक दो सुपर, मतलब एक के ऊपर एक तो नहीं है, किस तरीके से अरेंज, हाँ अरेंजमेंट इज द परफेक्ट वर्ड। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट है ना, बहुत ही सटीक होता है, बढ़िया तरीके से अरेंज होती हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस होती है ना, मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्म में, थोड़ा इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का रहता है, कि मतलब इनकी विड्थ भी कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे, इनकी इंटेंसिटीज भी कुछ भी हो सकती है। बस ये है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है ना, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। साथ ही में जो हमने 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, एक दो बोनस क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो आपको, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनकी मदद करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, सावधानी से पढ़ाई करें। कोई डाउट हो तो बेशक पूछें, आपको उस पर सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी बना दूंगा मैं। 1-2 दिनों में आपके एग्ज़ाम के पहले वीडियो का अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।